Maurizio Gucci. The Gucci brand has really been created by Art of Gucci is extraordinary. $22.6 बिलियन की मालियत के साथ गुच्ची दुनिया की टॉप सेलिंग ब्रांड्स में से एक है। अब फैशन एक्सेसरीज, शूज, हील्स, बैग्स एंड पर्सेस, बेल्ट्स, सूटकेसेस, गर्ल्स के लेदर की बनी हर चीज पर गुच्ची का लोगो देखते हैं। लेकिन एक मेहनती इंसान का शुरू किया गया बिजनेस कैसे खून खराबे और फैमिली के धोखेबाजों की वजह से क्राइसिस में पहुंचा और अब ये फैमिली बिजनेस नहीं रहा। किस तरह ये ग्लैमरस दिखने वाला बिजनेस जो कि फैशन वर्ल्ड में एक नाम रखता है, अपने अंदर फैमिली थ्रेट्स, लॉ सूट्स और इवन के मर्डर्स के राज भी छुपा बैठा है। जस्ट रिलैक्स, हम इस वीडियो में आपको गुच्ची की वो हिस्ट्री सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। चैप्टर 1। ये कहानी शुरू होती है गुच्चियो गुच्ची से। ये इटली के सिटी फ्लोरेंस में पैदा होते हैं, वहाँ ही बड़े होते हैं और अपने पेरेंट्स की दुकान में काम करते हैं। ये स्ट्रॉ से बनी हुई हैट्स बनाया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी फैमिली को बिजनेस में लॉस होता है और गुच्ची गरीब से गरीब तर हो जाते हैं। 18 साल की उम्र में गुच्चियो काम के लिए लंदन चले जाते हैं और वहाँ उनको सेवॉय होटल में जॉब मिल जाती है। ये होटल एलीट लोगों का होता है और वो देखते हैं कि वहाँ के लोग एक से बढ़कर एक बढ़िया लेदर की चीजें पहन कर आते थे। उनके बैग्स, शूज, जैकेट्स और इवन के हर चीज एक क्लास को शो करती थी और लेदर से बनी थी। और इस केस में वहाँ के अमीर लोगों में कंपटीशन था कि किसके पास ज्यादा जबरदस्त लाइफस्टाइल है। गुच्चियो एक ट्रेन कंपनी वैगन लाइट्स में भी काम करते हैं। वहाँ वो अमीरों का सामान उठाकर ट्रेन में पहुँचाते हैं। इस सब में उनको लेदर से बनी हुई लग्जरी प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करने में बहुत महारत हो जाती है। गुच्ची सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह के अमीर कस्टमर्स को टारगेट करूँ, वो भी सिर्फ लेदर की लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचकर, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि इसमें बहुत सालों की मेहनत और पैसा लगने वाला है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद गुच्चियो एक लेदर शॉप बनाते हैं। 1921 में जब गुच्चियो 40 साल के हो जाते हैं, अब उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो अच्छे से अपने लेदर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें। गुच्चियो फ्लोरेंस में अपनी एक शॉप बना लेते हैं और इस तरह आज की टॉप ब्रांड गुच्ची का स्टार्ट उस छोटी सी लेदर गुड्स बेचने वाली शॉप से होता है। शुरू में गुच्चियो लेदर गुड्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर कस्टमर्स हैंडमेड गुड्स की डिमांड बहुत करते हैं और गुच्चियो को बहुत रिक्वेस्ट आती है स्पेशली डिजाइंड हैंडमेड एक्सेसरीज की और यूनिक डिजाइन्स की। गुच्चियो को काफी एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनके अमीर कस्टमर्स को किस तरह के बैग्स पसंद हैं और वैसे बैग्स उनको सप्लायर से नहीं मिलते, तो वो अपनी एक वर्कशॉप खोल लेते हैं। वहाँ वो इस काम के लिए एम्प्लॉयज भी हायर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेंशन के बाद उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ जाता है और तब गुच्ची अपने दामाद से लोन लेते हैं अपनी शॉप को रनिंग में रखने के लिए। गुच्ची के 3 बेटे उस टाइम बड़े हो चुके थे, एल्डो, रोडोल्फो और वास्को। तीनों बहुत अच्छे से बिजनेस को समझते थे और अपने फादर के बिजनेस को ग्रूम करने के लिए उनके पास बहुत जबरदस्त आइडियाज थे। बट गुच्चियो वाज रिलक्टेंट। गुच्चियो के बेटे अपने अबू को बहुत आइडियाज देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और वो अपने अबू से रोम में एक और शॉप खोलने का कहते हैं। गुच्चियो हेजिटेट करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार मान जाते हैं क्योंकि एल्डो, रोडोल्फो और वास्को के आइडियाज अच्छे थे और अपने डैड को कन्विंस कर लेते हैं। अब गुच्ची की प्रोग्रेस के दिन स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फौजी घर वापस जाने से पहले अपने बच्चों और बीवियों के लिए बहुत गिफ्ट्स लेते हैं और ये रोम वाली शॉप बहुत मशहूर हो जाती है। यहाँ से इतना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है कि वो गुच्ची की मिलान में एक और शॉप खोल लेते हैं। 1953 में एल्डो, रोडोल्फो और वास्को अपनी अमेरिकन शॉप की जगह ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन स्टोर के खुलने के 2 वीक्स के बाद गुच्चियो गुच्ची की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। लॉ सूट की कहानी शुरू होती है गुच्चियो के मरने के बाद। गुच्चियो अपनी कंपनी अपने 3 बेटों के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन गुच्चियो की बेटी गर्माल्डा का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। गर्माल्डा अपने 3 भाइयों के अगेंस्ट लॉ सूट करती है, बट वो कोर्ट में हार जाती है और उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। हालांकि उसके हस्बैंड के लोन की वजह से कंपनी एक दफा बहुत बुरे हालात से बची थी। यहाँ से शुरुआत होती है इस फैमिली ड्रामा की। यूएसए में आउटलेट ओपन करने के बाद गुच्ची के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। गुच्ची हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, स्टार्स और फैशन की दुनिया में बहुत मशहूर हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बहुत बढ़ जाती हैं बिकॉज लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की तरह की प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब होता है। 1974 में वास्को की डेथ हो जाती है और उसके सारे शेयर्स उसकी बीवी को मिल जाते हैं। सो एल्डो रोडोल्फो उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। अब दोनों भाई कंपनी के 50% के मालिक बन जाते हैं और उसी साल गुच्ची का हांगकांग में एक और स्टोर ओपन करते हैं और ये पहला ब्रांड होता है जो एशियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा कामयाब रहता है और एक्सपैंड होता चला जाता है। इस टाइम गुच्ची एक लग्जरी ब्रांड बन चुका था
शूज, पर्सेस, बेल्ट्स, लेदर बैग्स और हर तरह के लग्जरी प्रोडक्ट्स गुच्ची बनाता था। दोनों भाई बहुत अच्छे से गुच्ची को चलाते हैं, लेकिन फिर स्टोरी में एंटर होती है थर्ड जनरेशन। एक इटालियन कहावत है, बिजनेस की दुनिया में पहली जनरेशन इसको खड़ा करती है, दूसरी बहुत प्रोग्रेस कराती है और तीसरी इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। गुच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ। एल्डो गुच्ची के 3 बेटे होते हैं, जियोर्जो, रॉबर्टो, पाओलो, और वह तीनों को अपने शेयर्स में से बराबर के शेयर्स देता है। दूसरी तरफ रोडोल्फो गुच्ची का एक बेटा होता है, मॉरिसियो, और वो अपने बेटे को 1% भी देने से इनकार कर देता है। तो इस टाइम 50% का मालिक होता है रोडोल्फो। कजन्स आपस में लड़ते हैं कि फादर्स के जाने के बाद गुच्ची का होल्ड कौन संभालेगा। सेकंड जनरेशन के एल्डो और रोडोल्फो ने वेस्को के दुनिया से जाने के बाद भी बहुत अच्छे से ब्रांड को प्रोग्रेस कराया, लेकिन अब बारी थी थर्ड जनरेशन की। Patrizia has an ambition for power. कहानी में ट्विस्ट आता है जब रोडोल्फो का बेटा मोरिजियो 1972 में पैट्रिजिया रेजियानी से शादी करता है और ये खातून होती है गोल्ड डिगर। एक दफा उसने कहा, It's better to cry in Rolls Royce than to be happy on a bicycle. That's for sure. ये कॉन्स्टेंटली मोरिजियो को अपने बाप के खिलाफ करती है और कहती है कि शेयर्स तुम खरीदो, असल मालिक तुम हो 50% के। मोरिजियो की अपने बाप से इस बात पर बहुत बहस होती है और उसको एक शेयर भी नहीं मिलता। रोडोल्फो अपने बेटे की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन मोरिजियो पैट्रिजिया को बहुत पसंद करता था और उनकी 2 बेटियां भी थी। लेकिन मोरिजियो को बहुत बाद में जाकर एहसास होता है कि उसके फादर ठीक कहते थे, बिकॉज शादी के बाद उसकी मेंटल हेल्थ तबाह हो चुकी थी। मोरिजियो के बाप रोडोल्फो ने अपनी लाइफ में तो मोरिजियो को 1% शेयर देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है जिससे कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रोडोल्फो की डेथ हो जाती है और मोरिजियो को कंपनी के सारे 50% शेयर मिल जाते हैं, बिकॉज रोडोल्फो का कोई और बेटा या बेटी नहीं थी और ना ही बीवी थी। अब मोरिजियो कंपनी के 50% के मालिक बन जाते हैं और मेजर डिसीजंस उनके हाथ में आ जाते हैं। मोरिजियो नो डाउट एक बिजनेस माइंड रखता था और उसने बहुत सी जगह पर कंपनीज को लॉसेस से भी बचाया। बहुत सी जगहों पर मोरिजियो की बातें गलत भी साबित होती हैं, लेकिन बहुत जगहों पर ये प्रोग्रेस में मेजर रोल अदा करती हैं। 50% शेयर लेने के बाद मोरिजियो कंपनी के सब डिसीजंस लेता है। उस टाइम पर गुच्ची डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाने पर काम कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली गुच्ची के नेम से फेक आइटम सेल होने लग गए। लाइसेंसिंग पर एक मेजर अमाउंट लगनी थी। मोरिजियो ने लाइसेंसिंग कराई और उसके बाद गुच्ची को मेजर अमाउंट का लॉस हुआ, लेकिन बाद में उनका आइडिया बेस्ट साबित हुआ क्योंकि ये ब्रांड अगेन सिर्फ लग्जरी और अमीर लोगों के लिए बन गया था और कोई भी इसकी लो प्राइस्ड फेक कॉपी सेल नहीं कर सकता था। लेकिन जहाँ फैमिली शेयर्स हो वहाँ लॉ सूट्स भी होते हैं और मर्डर्स भी। एल्डो के बेटे पाओलो ने बोला कि मेरे बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है शेयर्स देने में, और उसने कहा कि गुच्ची के डिजाइन रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। सारी फैमिलीज उसके अगेंस्ट हो जाती हैं और फिर वो अपनी एक सेपरेट आउटलेट ओपन करता है पाओलो गुच्ची के नेम से, लेकिन वो तबाह हो जाती है बिकॉज कोई भी उसके डिजाइन्स नहीं खरीदता और गुच्ची वो सब प्रोडक्ट्स मार्केट से खत्म कर देती है। सिर्फ एक चीज थी जिस पर पूरी गुच्ची फैमिली राजी थी, वो ये कि पाओलो के डिजाइन किसी काम के नहीं। इवन कि उसकी बेटी ने भी कहा था कि डैड के डिजाइन बकवास हैं। 1993 में गुच्ची फैमिली प्रेस में बहुत मशहूर थी इस फैमिली ड्रामा और लॉ सूट्स की वजह से। आए दिन गुच्ची की खबरें न्यूज में आती थी कि एक फैमिली मेंबर ने दूसरे पर लॉ सूट फाइल कर दिया। उस टाइम मोरिजियो ने इन्वेस्टर ढूंढने शुरू कर दिए ताकि वो कंपनी का ज्यादा कंट्रोल ले सके। एक कंपनी इन्वेस्ट कॉर्प ने हामी भर ली। इस टाइम पाओलो की रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी थी और उसका इन्वेस्ट कॉर्प में 3.3% स्टेक था। 1998 में उसने इन्वेस्ट कॉर्प को सेल कर दिया $40 मिलियन में, लेकिन इस पैसे को अच्छे से यूज नहीं किया उसने और 1993 में पाओलो पर $90 मिलियन का कर्जा चढ़ गया। मोरिजियो ने गुच्ची के बाकी मेंबर्स को भी कन्विंस किया कि वो इन्वेस्ट कॉर्प को अपने शेयर सेल कर दें। अब इन्वेस्ट कॉर्प के पास गुच्ची के 50% शेयर्स थे, लेकिन उन्होंने मोरिजियो को ही कंपनी का CEO रहने दिया। गुच्ची को लेकर मोरिजियो के ख्यालात बहुत प्रोग्रेसिव थे। उसने मिलान में एक बहुत बड़ा स्टोर ओपन किया, लेकिन उसका डिसीजन था कि पुरानी इन्वेंट्री को रिमूव करके न्यू इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स रखी जाएंगी। उसके अलावा मोरिजियो एक्सेसरीज लाइन खत्म करने का फैसला करता है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला होता है। एक आम पर्सन गुच्ची के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो वॉलेट, सन ग्लासेस और बेल्ट्स वगैरह तो ले सकता था। और मोरिजियो क्लासिक लोगो खत्म करने का फैसला करता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज 70% सेल्स उस लोगो की वजह से थी। लोग सिर्फ उस लोगो को पहचान कर चीज फौरन खरीद लेते थे बिकॉज वो गुच्ची के साथ एसोसिएटेड था। इन सब डिसीजंस ने हर साल कंपनी को $30 मिलियन का लॉस कराया। इन्वेस्ट कॉर्प अब इस चीज से परेशान थी बिकॉज मोरिजियो के डिसीजंस की
वजह से उनको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा था, इसलिए उन्होंने न्यू CEO हायर करने का प्रपोजल दिया। मोरिजियो ने इनकार कर दिया और बोला कि कस्टमर्स को इस न्यू विजन के साथ एडजस्ट होने में 6 मंथ्स लगेंगे और वो अगेन परचेजिंग शुरू कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टकॉर्प ने इनकार कर दिया और मोरिजियो के 50% शेयर खरीद लिए $150 मिलियन में। लेकिन 6 महीनों बाद वही होता है जिसकी मोरिजियो प्रोडक्शन करते हैं। जापानीज कस्टमर्स गुची प्रोडक्ट्स बाय करने लगते हैं और गुची के प्रॉफिट्स रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक मोरिजियो निकाले जा चुके थे। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम गुची कंपनी में गुची फैमिली का 1% भी नहीं था। और किसको पता था कि इसके 2 साल बाद मोरिजियो गुची की भी डेथ होने वाली थी, और वो भी एक अनएक्सपेक्टेड मर्डर के तौर पर। बहुत सालों की कॉन्टिन्यूस लड़ाई के बाद 1994 में मोरिजियो और पैट्रिजिया की डाइवोर्स हो जाती है और उसकी दोस्त पीना के अकॉर्डिंग पैट्रिजिया को अपने हस्बैंड से सेपरेट होने का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि अब गुची का नेम उसके साथ नहीं लगेगा। मोरिजियो अपनी लाइफ पाओला के साथ गुजारने लगता है, लेकिन पैट्रिजिया को इस चीज का डर था कि अगर वो पाओला से शादी कर लेगा तो मोरिजियो जो पैसे उसको और उसकी बेटियों को देता है वो खत्म हो जाएंगे और इस तरह से उसका लग्जरियस लाइफस्टाइल भी खत्म हो जाएगा। फिर अचानक से 1995 में मोरिजियो अपने ऑफिस जा रहा होता है कि एक गनमैन आकर उसके सर में 3 गोलियां मारकर चला जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये सब पैट्रिजिया ने करवाया था। वो हर एक से पूछती थी कि वो अपने एक्स हस्बैंड को किस तरह से मार सकती है, और फिर अपनी एक दोस्त से गनमैन हायर करके उसने मोरिजियो का मर्डर करवा दिया। ट्रायल में भी वो गुची की लग्जरी प्रोडक्ट्स पहनकर आती है। पैट्रिजिया वाज ऑब्सेस्ड विद लग्जरी प्रोडक्ट्स। रिजियानी को 29 इयर्स की सजा सुनाई जाती है और एक इंसिडेंट पर उसकी जल्द रिहाई हो जानी थी अगर वो वर्क रिलीज प्रोग्राम में हिस्सा लेती, लेकिन उसने कहा मैंने आज तक लाइफ में कोई काम नहीं किया और मैं अब भी नहीं करूंगी।